गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा पार्ट है? आज हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12वां पार्ट है, जिसमें क्या दिया गया है, वित्तीय समिति संविदा के बारे में क्या की गई, बात कही गई है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और भी वीडियोस के पार्ट्स हैं वो आप लोग इसमें देख सकते हो, मेंशन कर देंगे। अगर आप लोग कमेंट में बोलो तो मेंशन कर देंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की हम टॉपिक क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज हमारा पार्ट है वित्तीय समिति संविदा, जो हमारे संविधान के, ठीक है, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 12 पार्ट में क्या की गई, दी गई है, ठीक है। और इसके अंतर्गत क्या है, आर्टिकल 264 से 300 तक इसके बारे में चर्चा की गई है, ठीक है। कहाँ तक की गई है? 264 से 300 तक क्या की गई, इसकी चर्चा की गई है। इस आर्टिकल के बारे में, इस आर्टिकल में इसकी चर्चा पूरी तरह से की गई है। सबसे बड़ी बात आती है पहले कि इसमें वित्तीय समिति संविदा की परिभाषा किस आर्टिकल के अंतर्गत दी गई है। ये आर्टिकल 264 के अंतर्गत क्या की गई, इसकी परिभाषा दी गई है। फिर चलते आर्टिकल 265। ठीक है, आर्टिकल 265 के अंतर्गत ये बात कही गई है, यदि कोई भी विधेयक केंद्र या राज्य क्या करती है, मतलब दे देती है कि हाँ इस विधेयक को लागू कर दिया जाए, और उसको क्या नहीं करती, संसद में पारित नहीं कराती है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई ट्रैफिक रूल वगैरह किसी भी प्रकार का कोई भी विधेयक को, खाने से लेकर किसी भी चीज कर लोगे, तो उसके ऊपर क्या नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा। ये किसके अंतर्गत बात की गई, ये कही गई है आर्टिकल 265 के अंतर्गत क्या की गई, इस बात को बोला गया है कि यदि किसी विधेयक को संसद में पारित नहीं किया जाएगा तो उसके ऊपर क्या नहीं लगाया जाएगा, उसके ऊपर टैक्स नहीं लिया जा सकता है। तो क्या आती है इसमें बात कि बिना संसद के कुछ नहीं होगा, मतलब कि टैक्स नहीं लिया जाएगा, संसद की क्या नहीं होगा, टैक्स देनी होगी जनता। संसद में पहले पारित करो, उसके बाद हमें विश्वास होगा कि हाँ ये संसद से पारित हुआ है, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, इसको टैक्स देंगे। अन्यथा की स्थिति में हम संसद द्वारा बिना पारित विधेयक को क्या नहीं कर सकते, हम टैक्स नहीं दे सकते, ठीक है। फिर आती है नेक्स्ट बात, ठीक है। फिर आती है आर्टिकल 266। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 266। इसके अंतर्गत क्या बात बोली गई है, ये क्या है, भारत सरकार की संचित निधि के अंतर्गत क्या की गई है, बात कही गई है। इस आर्टिकल के अंदर किसकी बात की गई है, किसकी परिभाषा या किसके बारे में बताया गया है? भारत की संसद निधि, संचित निधि, जिसकी इंडिया की संचित निधि, संचित निधि की बात कही गई है, ठीक है। सबसे पहली बात आती है कितने पॉइंट से, पहला पॉइंट इसके अंतर्गत क्या है, भारत का समस्त धन, भारत का जो भी धन होगा, समस्त धन, वो एक संचित निधि के रूप में किसके पास जमा होगा, आरबीआई के पास क्या होगा, जमा होगा। आरबीआई के पास क्या होगा, जमा होगा। मतलब कि भारत के कितना भी जो पैसा है या जो भी चीज है, भारत की पूर्ण तरह से जो रुपए में करेंसी, वो किसके पास जमा होगी, आरबीआई के पास जमा होगी। भारत की पूरी संचित निधि, ठीक है, इंडिया की पूरी संचित निधि किसके पास जमा होगी, आरबीआई के पास जमा होगी, ठीक है। और यदि हमें आरबीआई से संचित निधि चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक विधेयक, धन विधेयक क्या करना पड़ेगा, निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक विधेयक लाना पड़ेगा, जिसको हम धन विधेयक के रूप में जाना जाता है। इसको बोलते हैं धन विधेयक को विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक। जो क्या होता है, धन विधेयक पहले लोकसभा में होगा पारित, फिर राज्यसभा में होगा, उसके बाद विनियोग विधेयक को क्या किया जाएगा, पैसा निकाला जाएगा। आरबीआई क्या करेगी, इसके रूप में हमें पैसा देगी। हमें कितना पैसा चाहिए, किस काम के लिए चाहिए, सबका पूरा विवरण इस विनियोग विधेयक के अंदर होता है। इसका हमने कॉन्सेप्ट आपको पहले ही बता दिया है। और ठीक है, इसके अंतर्गत पूरी बात हो गई कि इंडिया का पैसा, जिसको बोलते हैं संचित निधि के अंतर्गत, किसके पास जमा होगा, आरबीआई के पास जमा होगा। और यदि निकालना है पैसा तो किसके द्वारा निकाला जाएगा, विनियोग विधेयक के द्वारा माध्यम से ही क्या किया जाएगा। जब इसको पारित किया जाएगा उसके बाद ही आरबीआई क्या करेगा, हमें पैसा देगा। अन्यथा की स्थिति में आरबीआई हमें पैसा प्रोवाइड नहीं करा सकता, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है,
जो केंद्र सरकार के सभी अधिकारी हों, किसके, सेंटर के, जैसे रेलवे, केंद्र सरकार के सभी अधिकारियों, ठीक है, कर्मचारी एवं अधिकारियों को क्या किया जाएगा, संचित निधि के माध्यम से भी क्या दिया जाता है, वेतन दिया जाता है। यदि कोई गवर्नमेंट रेलवे का है व्यक्ति, या किसी भी IAS PCS जिस सेंटर के होते हैं, DM हुआ सेंटर का, राज्यपाल हुआ, ठीक है, अधिकारी या मतलब कोई भी है, तो उन लोगों का किया जाता है, उनको वेतन संचित निधि के माध्यम से ही दिया जाता है, वो भी किसके, केंद्र सरकार के अधिकारियों या कर्मचारियों को, किसको, अधिकारियों और कर्मचारियों को, ठीक है, किसके माध्यम से दिया जाता है, केंद्र सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को संचित निधि के माध्यम से वेतन दिया जाता है। RBI, अधिकतर SBI में लोगों के खाते होते हैं, संचित निधि के माध्यम से उसमें ही आते हैं, RBI से उसके अंतर्गत आता है। और एक और पॉइंट है इसमें, एक होता है महा न्यायवादी, ठीक है, अटॉर्नी जनरल जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या नहीं दिया जाता, संचित निधि के माध्यम से वेतन नहीं दिया जाता, इसको क्या नहीं दिया जाता, संचित निधि के माध्यम से वेतन नहीं दिया जाता। ये राष्ट्रपति के उस पर होता है, आशय पे होता है, राष्ट्रपति जितना वेतन चाहे उतना देगा, अन्यथा नहीं देगा, ठीक है। और इसकी काबिलियत, इसकी योग्यता होती है सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर हो सकती है, इसकी मतलब हो नहीं सकती, होती ही है, तभी ये महान्यायवादी कहलाता है, मतलब सरकार का वकील है, सरकारी वकील है, ठीक है। इसको मतलब वही देते हैं राष्ट्रपति, अपनी वेतन में से जितना भी है, और ये प्राइवेट भी काम करता है। फिर आता है आर्टिकल 267, आर्टिकल 267, इसके अंदर किसकी बात की, अकस्मात निधि की, आकस्मिक, ठीक है, आकस्मिक निधि की क्या की गई, बात कही है। अकस्मात स्थिति मतलब होती है यदि किसी प्रकार का संकट आता है किसी भी राज्य में, या केंद्र द्वारा किसी तूफान आया, बाढ़ आ गई कहीं पे भी, तो अकस्मात जल्दी धन चाहिए होता है, तो उसके लिए क्या किया, आर्टिकल 267 को क्या किया गया, डेवलप किया गया संविधान के अंतर्गत, कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। उसके अंदर बताया गया कि हम अकस्मात निधि के माध्यम से ही पैसा निकाल सकते हैं, जैसे हमें बहुत जरूरी है, तत्कालिक धन चाहिए और देश में क्या नहीं है, समस्या आ गई तो एकदम से ही प्रयोग करेंगे, फिर संसद बैठेगी, उसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा, इसलिए क्या किया उन्होंने, अकस्मात निधि क्या कर दी गई, बना दी गई। इसके अंदर क्या होगा, अकस्मात निधि के क्या करती है, तत्काल क्या करती है, तारक धन निकाल सकते हैं, और अकस्मात निधि राष्ट्रपति, अकस्मात निधि से कौन, राष्ट्रपति क्या कर सकता है, धन निकाल सकता है। कौन निकाल सकता है अकस्मात निधि के माध्यम से, राष्ट्रपति, ओनली फॉर राष्ट्रपति ही क्या करेगा, इस धन को निकाल सकता है, और राष्ट्रपति को ये बताना पड़ेगा, विवरण देना पड़ेगा कि अकस्मात निधि की कहाँ पे जरूरत पड़ती है, ठीक है, बट निकाल सकते हैं। कौन निकाल सकता है, ओनली फॉर राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट। और अकस्मात निधि के अंतर्गत कम से कम 500 करोड़ रुपए होते ही है, मतलब कि मतलब जितना हमेशा हमेशा इसमें किसके कितने अंदर कितने पैसे रहते हैं, 500 करोड़ रुपए रहते ही हैं। इससे कम होगा तो अकस्मात निधि में दोबारा से पैसा डालना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा, बट 500 करोड़ रुपए रहना ही चाहिए। मतलब जैसे 5000 करोड़ की है तो इसमें 4500 करोड़ रुपए निकाल लीजिए, 500 करोड़ रुपए इसके अंदर रहना ही चाहिए। इसके अंदर क्या है, सेकंड इसकी क्वालिटी है, मतलब कि चाहता हूँ, ठीक है, बट इतने पैसे रहने चाहिए उसके अंदर, नहीं तो अकस्मात निधि फिर अगर और को भी हेल्प चाहिए तो उसके लिए निकाल नहीं पाएंगे। इतने पैसे रहने चाहिए, अगर इतने हैं तो आप इतने छोड़ दीजिए, बाकी निकाल दीजिए, ओके। और फिर क्या आती है, बस इसमें दो ही चीज है। अब चलते हैं आर्टिकल 275, ठीक है।
आर्टिकल 275 में क्या किया गया, विशेष राज्य का क्या किया गया, मतलब विशेष राज्य के बारे में क्या की गई, चर्चा की गई है। किसके बारे में चर्चा की गई है, विशेष राज्य और विशेष अनुदान के बारे में क्या की गई, चर्चा की गई है। यदि ऐसा होता है जैसे केंद्र और राज्य के बीच में संबंध होता है, जो सरकार राज्य क्या करता है, केंद्र को टैक्स देता है, ठीक है, राज्य भी टैक्स लेता है, केंद्र को भी टैक्स देता है, दो डबल टैक्स चलते हैं, पेट्रोल पे भी और भी चीज़ों पे। तो सरकार क्या करती है, राज्य को कुछ टैक्स क्या करती है, लौटाती है, मतलब उसकी कब स्थिति पे, जब आपातकालीन स्थिति होती है, ठीक है। तो इसी के तहत क्या किया, विशेष राज्य के बारे में चर्चा की गई आर्टिकल 275 में। यदि कोई राज्य सीमा के पास है या विषम परिस्थितियां हैं या किसी प्रकार से भौगोलिक आपदा, प्राकृतिक आपदा, किसी प्रकार की आपदाएं आती है, तो केंद्र राज्य को 80% क्या करता है, उसका टैक्स लौटाता है। कितने परसेंट लौटाता है उसको, 80%। और राज्यों की तुलना में कितना, 80%। और राज्यों को कम लौटाता है, 30-40। बट जैसे आपदा आ गई, प्राकृतिक आपदा, समुद्र के पास है, प्राकृतिक आपदा आती रहती है, सीमा के पास है, वहाँ पर कुछ ना कुछ होता रहता है। तो इसी को देखते हुए आर्टिकल 275 को डेवलपमेंट किया गया। तो इसके अंदर विशेष राज्य का उसको क्या किया, दर्जा दिया गया, जो सीमा के पास रहता है, जिसकी भौगोलिक स्थिति विषम है, और क्या है, जिसकी प्राकृतिक रूप से भी विषम है उसके, और सीमा के पास है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो उस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देकर उसका 80% उसको टैक्स लौटा दिया जाता है। 20% ही क्या करती है, वो केंद्र रखती है। फिर आता है आर्टिकल 280, ठीक है। आर्टिकल 280 में क्या किएगा, इसमें वित्त आयोग का क्या किया गया, विवरण दिया गया। वित्त आयोग के बारे में क्या की गई है, चर्चा की गई है। ठीक है, वित्त आयोग का क्या होता है, वित्त आयोग के बारे में इसमें चर्चा की गई। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत राज्य और केंद्र में क्या किया जाता है, टैक्स को बांटा जाता है। किसको इसमें बांटा जाता है, राज्य व केंद्र में। राज्य व केंद्र में क्या करता जाता है, टैक्स को बांटा जाता है। और इस टैक्स बांटने का काम कौन करता है, इसमें 4 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं, 4 मेंबर होते हैं, और एक अध्यक्ष होता है, ठीक है। 4 मेंबर होते हैं और एक अध्यक्ष होता है, ठीक है। इसके अंतर्गत 4 मेंबर और एक अध्यक्ष होता है, जो क्या करता है, इसका काम करता है, इसको बांटने का। और अध्यक्षता कौन करता है, एससी की योग्यता रखने वाला व्यक्ति क्या करता है, इसकी अध्यक्षता करता है। क्योंकि केंद्र और राज्य में टैक्स बांटने का काम एक छोटा मोटा काम नहीं, बहुत बड़ा काम है, ठीक है। और इस अध्यक्ष की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, इसके बारे में भी बताया गया, मतलब कि अध्यक्ष की योग्यता क्या होनी जरूर चाहिए। अध्यक्ष की पहली सबसे बड़ी बात में क्या होनी चाहिए, एससी के जज के बराबर क्या रखनी चाहिए, योग्यता, सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, एससी के जज के बराबर क्या रखनी चाहिए, योग्यता रखनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात आती है, वह अर्थशास्त्र का अच्छा खासा ज्ञात हो। किसका, अर्थशास्त्र का, अर्थशास्त्र का ज्ञाता होना चाहिए, ठीक है। और इसका कार्यकाल कितने साल का होता है, इसका कार्यकाल होता है 5 ईयर का, मतलब कि इस चीज को ध्यान रखना, बदलते रहते 5-5 साल में, ठीक है। और अभी तक कितने, 15 वित्त आयोग का क्या कर चुके हैं, गठन कर चुके हैं। कितने, अभी तक कितने आयोग का गठन हो चुका है, 15 वित्त आयोग का क्या हो गया, गठन हो गया है। कितने, 15 वित्त आयोग का गठन हो गया है, जिसमें पहले और 15वें का याद रखना है। पहले थे के सी नियोगी, और 15वें थे एन के
सी। और अभी स्कूल में वित्त आयोग का भी गठन हो चुका है, ठीक है। उसके बारे में ऑनलाइन आप लोग कमेंट करिए, स्कूल में वित्त आयोग कौन है। वित्त आयोग क्या करता है, अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है, राष्ट्रपति को सौंपता है। उसके बाद ही राष्ट्रपति क्या करता है, उसके ऊपर काम करते हैं, ठीक है। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट बनाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति को सौंपेगा, राष्ट्रपति उसी आधार पर या अपने विवेक के आधार पर जो भी चीजें चेंजेस करना है, अगर करना चाहता है तो करेगा, नहीं तो पास कर देगा उस चीज को। और वर्तमान में राज्य को कितने परसेंट टैक्स लौटाता है, 42% टैक्स लौटाता है। कितना, 42% लौटाता है, बाकी राज्यों को 42%। विशेष राज्य को 80% लौटाता है, ठीक है। फिर चलते हैं आर्टिकल 292 पर। इसके अंदर क्या बात कही गई है, इसके अंदर बोला गया है यदि केंद्र सरकार किसी विदेश से क्या करती है, केंद्र सरकार किसी विदेशी बैंक से या विदेश से क्या करती है, ऋण लेती है, ठीक है। कौन लेती है, सेंटर लेती है, राज्य नहीं ले सकता, सेंटर ले सकती है। किससे, केंद्र किससे, बाहर विदेशी उससे ऋण लेगी और उससे क्या करेगी, अपना काम करेगी। तो वो ऋण किसके ऊपर भारित होगा, वो संचित निधि के ऊपर ही भारित रहेगा। मतलब कि अगर हमने किसी से ऋण लिया और हमारी सरकार बदल गई तो हमें वो ऋण चुकाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार बदल गई तो हम ऋण भी भूल गए, क्योंकि ऐसा अगर करेंगे तो हमें बाद आगे जाके कोई भी ऋण नहीं देगा। तो इसी के लिए सरकार बोलती है कि अगर केंद्र क्या करता है, किसी केंद्र सरकार या करंट में कोई भी सरकार है वो किसी बाहरी विदेश से क्या करती है, ऋण लेती है, ठीक है, और अपने यहाँ डेवलपमेंट या कुछ भी काम में खर्च करती है, तो ऋण किस पे भारित रहेगा, वो रहेगा संचित निधि पर क्या रहेगा, भारित रहेगा। और सरकार बदलने के बाद भी क्या करना पड़ेगा, उसको चुकाना पड़ेगा, ठीक है। ये किसके अंतर्गत बात बोली गई है, 292 के अंतर्गत इस बात को बोला गया। फिर आता है आर्टिकल 293। इस आर्टिकल के अंतर्गत क्या बात बोली गई है, इस आर्टिकल के अंदर ये बात बोली कि राज्य विदेश से ऋण ले सकती है, उसे केंद्र से अनुमति लेनी पड़ेगी। यदि केंद्र डायरेक्ट ऋण लेता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि केंद्र पता है पूरे भारत को कंट्रोल करता है, उसे पता है हमारे पास पैसा है, हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते। बट यदि कोई राज्य विदेश से क्या करता है, ऋण लेता है, तो उसे सबसे पहले किससे अनुमति लेनी पड़ेगी, उसे केंद्र से जाकर क्या करनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी। मतलब सीधा जाके क्या नहीं कर सकता, देखो सेंटर है, ये केंद्र है, ठीक है, ये विदेश से क्या कर सकता है, सीधे क्या कर सकता है, ऋण ले सकता है। बट राज्य विदेश से क्या नहीं कर सकता, सीधे तौर पर ऋण नहीं ले सकता। इसको किसकी जरूरत पड़ेगी, केंद्र की अनुमति लेगा, उसके बाद ही क्या कर सकता है, ऋण ले सकता है। मतलब सीधे तौर पर क्या नहीं कर सकता, ऋण नहीं ले सकता। बट ये केंद्र से बोले कि हमें इससे वो चाहिए ऋण, तो वो कहेंगे किस लिए चाहिए, क्या चाहिए, हर चीज बताएंगे। अगर केंद्र के पास होगा इतना पैसा तो केंद्र दे देगा, नहीं तो विदेश से वो ऋण दिलाएगा। बट क्या रहेगी, गारंटी इसकी रहती है, केंद्र की गारंटी रहती है। अगर राज्य नहीं चुका पाया तो ऐसा नहीं हो कि राज्य नहीं चुका पाया तो उस राज्य को भरना पड़ेगा, उसकी कोई जमीन वमीन इस तरह से कोई भी विदेशी शक्ति क्या करे, नाम करा ले, ऐसा नहीं कर सकती। तो इसलिए क्या करेगी, केंद्र की अनुमति लेगी तो केंद्र के ऊपर ही वो भारत रहेगा, या राज्य के ऊपर भारत रहेगा, वो आगे की चर्चा है। बट केंद्र क्या करेगा, अनुमति देगा, उसके बाद ही ऋण ले पाएगा विदेश से कोई भी राज्य। मगर केंद्र डायरेक्ट ले सकता है विदेश से ऋण, ठीक है। ठीक है, और एक आर्टिकल और इसके अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 297। इस आर्टिकल का बहुत ज़्यादा ही मिसयूज और यूज भी बहुत है इसका। इसके आर्टिकल से बहुत ज़्यादा चीज़ें देखिए, इस आर्टिकल में देखा गया कि भारत के क्षेत्र अर्थात भारत के संपूर्ण क्षेत्र में जहाँ जहाँ भारत की सीमाएं लगी, उसकी जमीन के अंदर यदि किसी प्रकार की बहुमूल्य वस्तु, मतलब मूल्यवान वस्तु
मूल्यवान वस्तुएं निकलती जैसे सोना, पेट्रोलियम एक्सेट्रा, तो इस पर किसका अधिकार होगा? उस राज्य का नहीं, उस केंद्र का अधिकार होगा। किसका होगा? केंद्र का अधिकार। जैसे सोना निकलना, चांदी निकलना, लोहा निकलना या खनिज निकलना, किसी प्रकार का हीरे जवाहरात या कोई भी चीज निकलना, तो उस पर किसका अधिकार होगा? उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार होगा, ना कि राज्य का। और इसी के अंतर्गत एक बात और कही गई, यदि उसी भूमि के अंदर गैर कानूनी वस्तुएं निकलती हैं तो उसके ऊपर क्या होगा? जैसे कि हथियार निकलना, शराब, हथियार, शराब या विदेशी मुद्रा, तो उस पर किसका अधिकार होगा? उस व्यक्ति का अधिकार होगा जिसकी वह भूमि। इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज होता है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, दूसरे की जमीन में कोई चीज़ छुपाते हैं, उसको पकड़वा देते हैं, ये बहुत ज़्यादा मिसयूज होता है। ठीक है, फिर आता है आर्टिकल 300 का। ठीक है, लास्ट है इसके अंदर, जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो हटा दें। आर्टिकल 300 का, इसके अंदर किसकी बात कही गई? इसके अंदर संपत्ति के अधिकार की क्या की गई है? चर्चा की गई। किसके? संपत्ति के राइट्स की या संपत्ति के अधिकार, प्रॉपर्टी ऑफ राइट्स, राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी के अधिकार की क्या की गई? इसके अंदर चर्चा की गई है। यह पहले क्या था? ये कानूनी विधेयक अधिकार हो गया। ठीक है, पहले ये क्या था? कानूनी और विधेयक अधिकार हो गया। पहले स्वतंत्रता का अधिकार था, क्योंकि स्वतंत्रता के अधिकार में जमीन का अधिकार दिया था, जिससे लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ के लिए जमीन नहीं लेते। इसलिए सरकार ने इसको चेंज कर दिया गया और इसको क्या कर दिया? कानूनी या विधेयक अधिकार, विधेयक कानून के रूप में क्या कर दिया गया? अधिकार के रूप में बना दिया गया, जिससे क्या करते थे, कोई भी व्यक्ति आपसे क्या नहीं कर सकता? आपकी भूमि नहीं छीन सकता, परंतु सरकार क्या कर सकती है? आपकी भूमि को छीन सकती है। ठीक है, कोई व्यक्ति नहीं छीन सकता, मगर क्या कर सकते हैं? सरकार आपकी भूमि को छीन सकती है। ठीक है, इसके साथ ही आर्टिकल मतलब पार्ट 12 क्या होगा? खत्म हो गया। ठीक है, पूरी तरह से। उसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, तो इसलिए ज़्यादा कुछ आपको बताएं। ठीक है, आज के लिए इसमें इतना ही। वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।